देखिए बच्चे, आज हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, अपनी सीएफएस का एक अच्छा सा क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको टेक ऑफ करेंगे, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आराम आराम से करेंगे इसे। क्लियर ही नहीं है? देखिए, हमेशा याद रखना, जब भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारी वन टाइम अप्रोच तुम्हारे सामने होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारी वन टाइम अप्रोच तुम्हारे सामने होनी चाहिए। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें पूरा फॉर्मेट पहले ही ड्रॉ कर देना है। तुम्हें पूरा फॉर्मेट पहले ही क्या कर देना है मेरे बेटे जी, ड्रॉ कर देना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी का नाम फॉर द ईयर एंडेड, किस ईयर के एंड में बना रहे हो, एज पर AS3 रिवाइज। ये AS3 रिवाइज मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब आपको पता है 3 एक्टिविटी हमारी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आपको यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखनी है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट हम पहले से पढ़ चुके हैं। क्या है हमारा? पहले है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, इसके अंदर ऐड कर देंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर लेस कर देंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। याद आया नहीं आया? इतना करने के बाद क्या बचेगा बेटा हमारा? कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। फिर वर्किंग कैपिटल के अंदर मैंने दो बातें बोली थी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट क्या करोगे? ऐड। इसे इनफ्लो कहते थे तुम, इसका उल्टा कर दो, इंक्रीज का मतलब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और डिक्रीज का उल्टा इंक्रीज इन करंट एसेट क्या कर दोगे? लेस। ये सब आउटफ्लो कहते थे। इतना करने के बाद तुम्हारा क्या निकलेगा? कैश फ्लो बिफोर टैक्स निकल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? लेस टैक्स पेड, कितना टैक्स आपने पे करा, ठीक है ना। और आपकी अमाउंट निकल के फाइनल आ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है या जा रहा है। फिर आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट है ही नहीं, सिर्फ स्पेस छोड़ देना। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? फिर लिखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, स्पेस छोड़ देना, बात खत्म। आखिर में आप लिखते हैं क्या? नेट डैश। यहाँ पर डैश में भरा जाता है इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड। नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब है, ए का मतलब था ऑपरेटिंग, बी का मतलब था इन्वेस्टिंग, और सी का मतलब था फाइनेंसिंग। आपने एबीसी में लिखे भी थे। जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग लिखा था वहां ए लिखा था, जब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग लिखा था तो वहां बी लिखा था। आओ तुम्हें दिखा दो, तो वो लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है, क्या लिखा है? सी। बोलो ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब है ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग के आंसर को ऐड कर दो। फिर ऐड करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तुम्हारा आंसर निकल कर आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये एक फॉर्मेट है। इस पूरे फॉर्मेट को आपने क्या कर देना है? अपने आप पहले पूरा बना देना है। किसी भी एग्जाम, जब भी आपका एग्जाम आएगा तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन 12 मिनट के अंदर खत्म करना है, और वो भी हो जाएगा, चिंता मत करना। क्लियर ही नहीं है? याद रखना, पहले 2 मिनट में तुम्हें ये फॉर्मेट ड्रॉ कर देना है, पहले 2 मिनट में। क्या हमें ये फॉर्मेट याद करना है? मैंने पहले ही बोला था, फॉर्मेट याद करने की कोई नीड नहीं है। आप 4 बार क्वेश्चन 5 बार क्वेश्चन करोगे, देख देख के करो, अपने आप आपको याद हो जाएगा। क्लियर ही नहीं है? फॉर्मेट को देख देख के लिखो, अपना फॉर्मेट याद हो जाएगा। क्लियर है ही नहीं है? बोल, लेकिन लिखने के साथ साथ बोलना भी, समझ गए? बोल बोल कर लिखना। आया क्या मेरी बात? कहानी क्लियर हो गई? शुरू करें दीदी, आप यहाँ बैठ जाओ, ज्यादा बेटर, नहीं तो मुझे दिक्कत होगी ना लिखने में, ठीक है। चलिए देखिए, अब तुम्हारे सामने क्या है? तुम्हारे सामने एक बैलेंस शीट है, यहाँ लिखा फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट लिमिटेड। आपको बैलेंस शीट दे रखी है फाइन प्रोडक्ट लिमिटेड की, 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट है। और मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में आपको 2 ईयर्स का डेटा दिया जाएगा। एक होगा आपका प्रीवियस ईयर और एक होगा आपका करंट ईयर। जो छोटा ईयर है वो तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, और जो बड़ा ईयर है वो तुम्हारा करंट ईयर है। ये बात क्लियर हो गई? तुम्हें प्रीवियस ईयर से क्या देखना है? हमेशा करंट ईयर की ओर देखना है। ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलिए। ये पूरी बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट की तुम्हें दे दी है क्या? इधर देखिए सामने लायबिलिटी,
और ये दे दी बैलेंस शीट की तुम्हें क्या, एसेट्स। ये एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है, बोलिए हाँ या ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो कुछ लायबिलिटी और कुछ एसेट्स के आगे ये कुछ हमने नोट नंबर बना रखे हैं, 1 2 3, बोलो हाँ या ना। एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस के सामने क्या बना हुआ है, नोट नंबर 1। ये नोट्स टू अकाउंट है। अब तुम देखो नीचे नोट्स टू अकाउंट दे रखे होंगे, दे रखे हैं 1 2 3, 3 नंबर थे ना, 3 ही नंबर गिवन है, 1 2 और 3। 1 में 1 नंबर किसको दिया था तुमने, रिजर्व एंड सरप्लस को, बोलिए हाँ या ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर किसी के आगे नोट नंबर है, अगर किसी के आगे क्या है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, अगर किसी के आगे नोट नंबर है तो उसके नोट्स टू अकाउंट में चले जाना, वहां से डिस्कशन करोगे। आपको ये अमाउंट देखने की कोई जरूरत, इन अमाउंटों को देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती जो इनके सामने लिखी हुई है। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, समझ गए, दोबारा बोलूं, जिनके नोट नंबर हैं उनके नोट्स देखो, जिनके नोट नंबर हैं उनके नोट्स देखो, उनके सामने वाली अमाउंटों को देखते नहीं है। बात क्लियर हो गई, चलिए। लेकिन सबसे पहला नियम तो हमारे यही कहता है कि 2 मिनट के अंदर क्या बना दो, वो फॉर्मेट, बोलो हाँ या ना। तुम्हें बैलेंस शीट बिल्कुल भी नहीं देखनी, हमेशा बैलेंस शीट के नीचे आओ और नीचे आके नोट्स अकाउंट के बाद देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कुछ। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है तो पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे हम। इसको डिस्कस करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन को पहले डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, अदरवाइज हम डिस्कस, फिर हम बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। अगर मैं देखूं तो मुझे वैसे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, लेकिन इस बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में क्या दे रखा, प्रपोज डिविडेंड। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको प्रपोज डिविडेंड के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18। प्रपोज डिविडेंड दे रखा 31 मार्च 18 का और 31 मार्च 19 का। ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। याद आया नहीं आया, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। बताओ प्रीवियस ईयर का कितना है, 39,000 का प्रपोज डिविडेंड है और करंट ईयर का कितना है, 45,000। आपको याद है मैंने एक ईयर इग्नोर करने के लिए बोला था, कौन सा, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर हैंड रेस प्रॉपर, जो प्रीवियस ईयर कह रहे हैं, करंट ईयर हैंड रेस, ठीक है। करंट ईयर को इग्नोर करने के लिए बोला गया था और लॉजिक दिया गया था, लॉजिक दिया गया था क्योंकि करंट ईयर का डिविडेंड कभी करंट ईयर में पे नहीं होता, हमेशा करंट ईयर का डिविडेंड अगले साल पे होगा। इस साल कौन सा पे होगा, प्रीवियस ईयर का, बोलो हाँ ये ना। तो आपको हमेशा ये इग्नोर करना है और प्रीवियस ईयर का ही लपकना है, बस बात खत्म, बोलिए हाँ ये ना। क्लियर ही नहीं है, हाँ ये ना। प्रपोज डिविडेंड पे करा, तो डिविडेंड पे करना, भैया पैसा लेना फाइनेंसिंग, डिविडेंड कब पे करते हो, जब पैसा लिया होगा। तो पैसा लेना कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, तो उसके ऊपर डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग, बोलिए हाँ ये ना। तो फाइनेंस, इधर देखो, इधर देखो, फाइनेंसिंग में आओगे और क्या लिखोगे, प्रपोज्ड, बोलो प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड कितने रुपए थे, 39,000, 39,000 यहाँ लिख दीजिए 39। अच्छा पे कर रहे हैं ना, मतलब पैसा जा रहा है, माइनस, तो क्या लगा देंगे, ब्रैकेट आया। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, एक भी जगह जहां ब्रैकेट लगना चाहिए था नहीं लगाया ब्रैकेट, पूरे क्वेश्चन की ऐसी तैसी हो जाएगी, ये बता रहा हूँ, आंसर मैच ही नहीं करेगा। आपको देखना क्या जादू होगा भी आखिर में, समझे समझे। सीएफएस अगर फुल फ्लैश आ जाता है ना, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब बनाने के लिए आ जाता है, तो आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि 6 नंबर मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले, क्योंकि इसके अंदर जादू है, समझ गए। आई बात में नहीं आई, बोलिए हाँ ये ना। तो प्रपोज डिविडेंड पेड क्या कर देंगे, फाइनेंसिंग में से माइनस। ये बात सभी को समझ में आती है, लेकिन मैंने आपको बताया था डिविडेंड आपने ऑलरेडी माइनस कर रखा होगा, कहां से, ऑपरेटिंग में से। तो ऑपरेटिंग में क्या कर दोगे, ऐड, तो यहां पे ऐड कर देना क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आया कितने रुपए, 39। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई, और यही ट्रीटमेंट सिखाया था, ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में लेस, सिखाया था नहीं सिखाया था,
वही किया नहीं किया, वही किया नहीं किया। चलिए आगे चलो। क्या कोई और नीचे इंफॉर्मेशन है? कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं है इंफॉर्मेशन, क्लियर ही नहीं है। जब नीचे दी गई एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएंगी, जब नीचे दी गई खत्म हो जाएंगी, तब आपको बैलेंस शीट पकड़ लेनी है, बस बात खत्म। और जैसे मैं बार बार बैलेंस शीट बोलूंगा, वैसे बार बार गुनगुनाना। तुम्हें पता है तुम्हारा पहला चैप्टर याद होना शुरू हो जाएगा तुम्हें अपने आप। तुम्हारा पहला चैप्टर जो है ना, जिसे याद करने में कठिनाई आती है, वो मोर देन 50-60% याद हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि पहले चैप्टर में क्या, ये हेडिंग सब हेडिंग की तो याद करनी है, क्लियर ही नहीं है। तो आप आएंगे इक्विटी लायबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड में, इक्विटी लायबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई नोट नंबर नहीं है, बताइए। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले प्रीवियस ईयर में कितना था? 3 लाख, और बाद में कितना हो गया? 3.5 लाख। अब बुद्धि लगाओ, बताइए बताइए, पहले शेयर्स के थ्रू कितने रुपए ले रखे थे? 3 लाख, बाद में कितने हो गए? 3.5 लाख। शेयर मतलब उधार बड़ा घटा? बड़ा। उधार, उधार कब बढ़ेगा? जब उधार लोगे दोगे, लोगे उधार, बोलो हाँ ये ना। तो हमने इस साल पहले हमने 3 लाख रुपए ले रखे थे, अब हमने कितने ले लिए? 3.5। इनकी इस साल कितने लिए? 50,000 और, बोलो हाँ ये ना। और उधार लेना, पैसे का जुगाड़ करना, फाइनेंसिंग, बोलो हाँ ये ना। सीखे थे नहीं सीखे थे ये हम? बोलो हाँ ये ना। बोलो दीदी। तो यहाँ पे देखो, अब जाएंगे फाइनेंसिंग में, और फाइनेंसिंग में लिखेंगे आराम से प्यार से मुस्कुराते हुए, इशू ऑफ इक्विटी, इक्विटी शेयर। और पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है तो क्या कर देंगे? ऐड प्लस, ब्रैकेट नहीं लगाने का, आया, ठीक है ना। डिस्कस डिस्कस। अब क्या देगा? रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 1, कुछ नहीं करने का है, जिसके नोट्स हैं उसके नोट्स देखने का, सीधा नोट नंबर 1 में आ गए, आया। अब नोट नंबर 1 में क्या दे रखा है? रिजर्व, दो चीज, दो चीज दे रखी है, एक देखिए जनरल और इधर है सरप्लस। सरप्लस का मतलब है, मतलब पीएनएल के थ्रू हमने जो प्रॉफिट कमाया है। आप ये देखो, पहले कितना था प्रॉफिट प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर? प्रीवियस ईयर से बताइए पहले कितना प्रॉफिट था, और बढ़ के कितना हो गया? पहले पिछले साल तक 18 था, इस साल बढ़ के 27 हो गया, तो इस साल कितना कमाया? 9,000 कमाया। ये नेट प्रॉफिट है हमारा। और नेट प्रॉफिट कहां जाता है? सबसे टॉप पर, सबसे टॉप पर, ऑपरेटिंग के सबसे टॉप पर 9,000 रुपये। आया समझ में? नहीं आया? बोले फटाफट से हाँ या ना। सबसे टॉप पर 9,000, क्लियर ही नहीं है। उसके बाद क्या दे रखा है? ये हो गया डिस्कस। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व देखो ये मैं समझाऊंगा। बताइए पहले रिजर्व, पहले कितना था, बाद में कितना हो गया? बड़ा घटा, बड़ा। पता है रिजर्व, रिजर्व कब बढ़ता है? रिजर्व इस लाइक गुल्लक, गुल्लक के अंदर पैसा कब बढ़ेगा? जब गुल्लक के अंदर पैसा डालेंगे, बोलो आइए ना। तो रिजर्व कहां से बनता है? प्रॉफिट से। तो मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये मेरी जेब है, ये मेरी जेब है, ये है प्रॉफिट, और ये वाली जेब जो ये है गुल्लक, जनरल रिजर्व। मैंने क्या करा होगा? अपने प्रॉफिट को निकालकर अपने गुल्लक में डाला होगा, बोलो हाँ ये ना। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम, और मेरी गुल्लक क्या हो गई होगी? ज्यादा, बोलो हाँ ये ना। अब मैं तुमसे पूछता हूँ बेटा, रिजर्व भी तो एक, रिजर्व कुछ नहीं होता, बस अलग करा हुआ है प्रॉफिट है, जो अलग कर दिया गया है तो प्रॉफिट ही ना। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ये वही वाली बात है, मेरे जेब में ये रुपए पड़े हुए हैं, इन्हें मैंने उठाकर, ये मान लीजिए ये 5,000 रुपए मान लीजिए, मैंने इन्हें इस जेब से निकाल कर मैंने इन्हें इस जेब में धर लिया, कि 5 के 10 हो जाएंगे? ये पैसा आ रहा है, ये जा रहा है, ये कुछ भी नहीं है, हाँ ये ना। तो यही चीज यहां पे समझो जनरल रिजर्व के लिए भी, कि आपने प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल के यहां डाल दिया, रिजर्व में डाल दिया, तो रिजर्व बिना बात की रिजर्व बढ़ा दी। रिजर्व बढ़ाने से कोई पैसा आता? बिना बात की तुमने रिजर्व के अंदर, मतलब बिना बात की अगर रिजर्व बढ़ा रखा है, ऐड कर रखा है, तो क्या कर दो? माइनस। या आप ऐसा कर लो कि प्रॉफिट ऐसे समझो कि प्रॉफिट में से अमाउंट निकल के कहां डाल दी? रिजर्व में, तो रिजर्व बढ़ गया और प्रॉफिट घट गया। प्रॉफिट घटने से कोई पैसा जा रहा, तो बिना बात की तुमने प्रॉफिट क्या कर रखा है? घटा रखा है, बोलो हाँ या ना। तो प्रॉफिट क्या कर दो? ऐड कर दो। तो प्रॉफिट में ऐड कर दिया हमने, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? किस नाम से लिखेंगे बोलो? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितने रुपए? 20 का 30 हुआ था ना, तो डिफरेंस कितना आ रहा था? 10। ये ऐड करेंगे, आया या नहीं आया? बोलो बच्चों, क्लियर है? अब नोट नंबर 1 हो गई डिस्कस। अब नोट नंबर 1 दोबारा ऊपर पहुंच जाओ, ऊपर पहुंच जाओ, ऊपर पहुंच जाओ।
यहां आ जाओ, कहां पे, करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में जैसे ही करंट लायबिलिटी पे आओगे, जैसे ही करंट लायबिलिटी पे आओगे, तुम्हारा मन क्या बोलेगा, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, क्या बोलेगा, क्योंकि आपको पता है करंट लायबिलिटी करंट एसेट कहां डिस्कस होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज ऑपरेटिंग। बोलो जैसी करंट लायबिलिटी करंट एसेट पे आओगे, तुम्हारा मन क्या बोलेगा, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। हाँ ये ना, बिल्कुल हार्ट बीट चलेगी तुम्हारी इंक्रीज डिक्रीज की तरह। बोलो हाँ ये ना। तो बताइए अब करंट लायबिलिटी क्या दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, 35 से 53। बेटा बढ़ गया घट गया, अच्छा बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, 18,000 बढ़ गया। बोलो हाँ ये ना। तो बेटा मैं तुरंत लपकते के साथ ही देखो ऑपरेटिंग में ही हूं, इंक्रीज इंक्रीज है ना, इंक्रीज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्या लिख दूंगा यहां पर, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितने रुपए, 18,000 रुपए। क्या बात है, आया। उसके बाद ये डील हो गया। अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी कितना हो रहा है, ये 8 से उइमा उइमा क्या हो गया, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये रहा, क्या लिख देंगे, अदर। डाइजेस्ट हो रही है बातें, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो जी, उसके बाद क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या लिखा है, ये लोन, ये वाली अमाउंट डिस्कस करो या नीचे जाऊं, बहुत बढ़िया। नोट नंबर 2 में जाने का, नोट नंबर 2 में। ओए 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 ओए, क्या हो गया ये, प्रोविजन फॉर टैक्स। याद है लास्ट टाइम मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट सिखाया था, मैंने बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स में 3 केस हैं, या तो प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में अंदर बोला हुआ होगा या बाहर, या अंदर बाहर दोनों तरफ। बताओ यहाँ पे क्या है, अंदर है बाहर है, अंदर है भैया, बैलेंस शीट एक तरीके से है ना, बाहर तो नहीं है ना, याद है। चलो इनकी केस ए हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स। याद है क्या पढ़ाया था मैंने आपको, करंट ईयर का एड, प्रीवियस ईयर का लेस। याद आया, प्रीवियस ईयर की अमाउंट ये रही, ये लेस क्यों करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का टैक्स इस साल जमा होगा तो पैसा इस साल जाएगा, तो 28,000 तो क्या कर देंगे माइनस। देखो ये रहा टैक्स पेड, बिल्कुल आखिर में दे रखा है ना प्रीवियस ईयर। अरे बेटा बोलो हाँ या ना, 28,000 रुपये लो जी, ये मैंने माइनस कर दिए, सही बात है। और करेंट ईयर का ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि करंट ईयर के टैक्स को करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस कर रखा होगा, क्योंकि वो करंट ईयर का खर्चा है, जबकि वो करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर में पे, तो बिना बात की यहां से माइनस कर रखा है, तो क्या कर दो, प्लस कर दो। बोलो हाँ ये ना, सही बात है ये नहीं है, तो कर दो ना ऐड, कर दो कर दो कर दो ना। कितने, 32। अरे आया, आ गया। नोट नंबर 2 डिस्कस, खत्म। अब आ जाओ, पल्लू छोड़ो, किसका पल्लू छोड़ोगे, इक्विटी लायबिलिटी का। अब एसेट को पकड़ लो, एसेट में क्या दे रखा है, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में क्या दे रखा है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या दे रखा है, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में क्या दे रखा है, नीचे जाएंगे जिसके नोट्स है उसके नोट्स पकड़ो। नोट नंबर 3 में उई 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 2 एसेट है, लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। बताओ लैंड बिल्डिंग घट गई, बोलो हाँ ये ना, ठीक है। देखो एक बात याद दिलाऊं, अगर इन लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बाहर इंफॉर्मेशन होती तो मैंने क्या बोला था, इनका अकाउंट ओपन कर देते, लेकिन बाहर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बस इनका देखो सेल परचेज। बताओ घट गई ना ये लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग घटने का मतलब क्या हुआ, परचेज है सेल, तुम बताओ। क्योंकि एसेट कब घटेगी, जब बेच दोगे, वो घट जाएगी, चली जाएगी तुम्हारे पास से, लेकिन सेल करने से तुम्हारे पास क्या आएगा, पैसा। कितना आएगा बोलो, 53,000। अच्छा, फिक्स एसेट परचेज करना, फिक्स एसेट सेल करना, कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। तो क्या लिखेंगे, सेल ऑफ लैंड एंड, बेटा क्लियर है, सेल करने से पैसा आएगा तो मैंने क्या कर दिया, ऐड। क्लियर है, आगे चलिए। मैं डेप्रिसिएशन नहीं मान रहा इसे, ठीक है ना, क्योंकि आगे शब्द क्या लिखा हुआ है, लैंड। प्लांट एंड मशीनरी पता क्या हो रही है, 90 से 191, बढ़ गई घट गई, तब बढ़ने का कारण परचेज सेल, परचेज, तो लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 विद इन ब्रैकेट। कई बार बच्चे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, परचेज करने से पैसा जाएगा तो माइनस आया, आपको पैसे का आना जाना देखना है, बोलिए हाँ ये ना, दीदी क्लियर है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया
ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ आ जाओ इंटेंजिबल पे। इंटेंजिबल में क्या दे रखा है? गुडविल। बताओ गुडविल पहले कितनी थी? 50। 50 से कितनी हो गई? 40। बढ़ गई, घट गई? इट्स लाइक अ डेप्रिसिएशन, इसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। गुडविल को आपने राइट ऑफ करा है, गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दी, ये मान लो आप। क्लियर ही नहीं है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन को नेट प्रॉफिट में से खर्चा मान के क्या कर दिया होगा? माइनस। जबकि डेप्रिसिएशन लगाने से, गुडविल को राइट ऑफ करने से, अमोर्टाइजेशन करने से कोई पैसा जाता बिना बात की माइनस कर रखा है, तो क्या कर दो? ऐड। यहां लिखेंगे देखो नॉन कैश में, यही भी नॉन कैश है, गुडविल रिटर्न ऑफ कितने रुपए? 10। अरे आ गया, आ गया। चलो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बताओ कितनी बढ़ गई, घट गई? बताओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब क्या है? परचेज करिए, सेल करिए। परचेज कितने रुपए की? 25। तो क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट परचेज करना, सेल करना, इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ नॉन करंट कितने रुपए? आ गया? हाँ, ठीक है। अब करंट एसेट पे आ गए। अब करंट एसेट में आएंगे तो क्या होगा? जैसे करंट एसेट में आएंगे तुम्हारा हम मन क्या बोलेगा? इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। क्लियर है? इधर देखो, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या हो रही है? बढ़ रही, घट रही है? बढ़ रही है। कितनी? सच में? 18 से घट रही है। लो जी, क्या हो जाएगा? घट रही है ना, तो डिक्रीज इन करंट एसेट। क्या लिखेंगे? इन्वेंट्री कितनी? 18। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल बताओ, 75 से 1 8 बढ़ रही, घट रही है? कितनी? 33। इंक्रीज इन करंट एसेट, ये रहा। आ गया? और लास्ट क्या लिखा हुआ है बोलो? ये नहीं लिखते हो। यहां पे देखो, हाँ, यहां पे देखो, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश और बैंक बैलेंस। अगर यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी होती वो, उसको इंक्रीज डिक्रीज में नहीं लेके जाएंगे, और कैश बैंक बैलेंस को भी नहीं लेके जाएंगे। ठीक है ना? इसको बिल्कुल आखिर में डिस्कस करते हैं, देखेंगे। ठीक है, खत्म। पूरी बैलेंस शीट लपेट ली, कुछ बचा? बस बात खत्म। आज देखो, जोड़िए इन्हें। 39,000, 10 10 20, ये आपका आ गया 91,000, ये आपका आ गया 0। सही बात है? जरूरी नहीं कि हर हर हेडिंग के नीचे कंटेंट आएगा, जहां है लिखो, जहां नहीं छोड़ दो। 91 + 9, ये ऐड, ये लेस होगा। यहाँ कितना आ गया तुम्हारा? 1,00,000। सही है? ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 1,00,000। 18 18 दूनी 36, ये प्लस होंगे। और 33 और 2, ये ब्रैकेट आएगा। आया? 1,00,000 + 36 माइनस ये 35 है बेटा, ये तुम्हारा आ गया 1,01,000। ये क्लियर है? अब 1,01,000 माइनस 28, ये तुम्हारा आ गया 73। ये फाइनल आंसर निकल गया ऑपरेटिंग का। बोलो हाँ या ना? अच्छा, 73 पॉजिटिव फिगर है या नेगेटिव फिगर आ रही है? पॉजिटिव। देखो, अगर पॉजिटिव आ रही है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्लो फ्रॉम का मतलब है कैश आया, ऑपरेटिंग के कारण इतना पैसा आया। अब इसको देखो, 1,01,000
प्लस 25 माइनस 53, यह आया 73,000 नेगेटिव, ये आगे 73 नेगेटिव। अभी नेगेटिव आया ना, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो यूज्ड इन, नेगेटिव का मतलब है पैसा यूज हुआ, यूज हुआ तो पैसा गया, तो अगर नेगेटिव आते तो यूज इन लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव आते तो क्या लिखेंगे, फ्लो फ्रॉम। अब थर्ड वाला तुम बताना, यूज इन आएगा या फ्लो फ्रॉम आएगा, बताओ। ये कितना आ गया, 11,000 पॉजिटिव, क्या लिखो बोलो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, बहुत बढ़िया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है सब बच्चों को, सब बच्चों को क्लियर है, बेटा बोलो ना प्लीज। आज अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कर दे, बताओ ए का आंसर कितना था, पॉजिटिव का 73, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का था नेगेटिव का 73, और इतना था पॉजिटिव का 11,000। ऐसा था ये नहीं था, क्या निकलेगा यहाँ पर, पॉजिटिव का 11 आया, पॉजिटिव आने का मतलब है नेट इंक्रीज। देखो ऑपरेटिंग से आया, इन्वेस्टिंग से गया, फाइनेंसिंग से आया, तो नेट आया नेट गया, नेट आया, नेट इंक्रीज हुआ पैसा, समझ गए। और अगर ये मान लो माइनस वाला ज्यादा होता तो ब्रैकेट में आया था, तो यहां लिखते डिक्रीज कि पैसा घटा, आया। अब क्या लिखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या आता है, कैश, बैंक, मैंने लिखवा था पहले दिन ही बोला था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब इसके अंदर आता है। आपको याद है आपने ये छोड़ा था, देखो ये रहा, बोलो आगे ना, देखो कैश और बैंक बैलेंस, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग यानी कि प्रीवियस का बैलेंस कितना है, 17, लो जी, ये मैंने यहाँ पे कितना पुट कर दिया, 17। अब ये देखो 11 और 17 कितने हो गए, ये आंसर आ गया हमारा क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बात क्लियर हो गई। और ये 28,000 में प्रूफ कर सकता हूं, कैसे, ये रहा, द क्लोजिंग बैलेंस कितने तरह का है, और वही निकला है मेरा आंसर, बोलो हाँ ये रहा। आप ओपनिंग लगाओगे यही आंसर निकलेगा, ये गारंटीड है। ये आ रहा है तो हमने जो करा बिल्कुल परफेक्ट है, ये नहीं आ रहा तो गड़बड़ है। आया, क्लियर है, बोलिए, बतलाइए, बढ़िया।